जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज हम 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट में लेकर आए हैं ग्रेविटेशन, जिसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। देखो ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर है, जिसका रेडियस आर है, अराउंड द अर्थ उसका टाइम पीरियड है टी। अब आपसे पूछा गया द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r। अब बताओ, जब रेडियस 4r हो गया है, उसका जो ऑर्बिट है, ये अर्थ है, कोई सैटेलाइट कुछ इस तरीके से इसके बाहर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इस समय इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है, तब जाके इसका टाइम पीरियड क्या है, t है। अब आपसे बोला गया कि यदि ये r 4r हो गया हो तो उस समय टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है नियर अर्थ ऑर्बिट के लिए वो होगा 2 पाई अंडर रूट r बाई जी। ध्यान रखेंगे, ये है सैटेलाइट का टाइम पीरियड जब वो नियर अर्थ पे है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, जब वो 4r हो जाएगा तो डेफिनेटली g भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ r की जगह क्या रख देंगे, 4r रख देंगे और 2 बाहर आ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। हमें उस 4r पे कितना g लग रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। तो उस हाइट पे कितना g है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है जी एच इक्वल टू क्या होगा, g अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये होगा किसी हाइट पे कितना जी लगेगा उसका ये फॉर्मूला है। यदि हाइट आपकी ग्रेटर देन 64 या 32 किलोमीटर से ज्यादा, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखिए जी रेडियस कितना, आर अपॉन आर, ये कितना हो गया, देखो 4r हो गया, तो यहां लिख देंगे हम 4r का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो जाएगा g इंटू में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 16, यानी कि उस 4r पे जो g होगा वो जाएगा g बाई 16। तो अगेन जो टाइम पीरियड होगा, न्यू टाइम पीरियड हो क्या हो जाएगा, t डैश इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अंडर रूट r की जगह कितना लिख देंगे 4r, क्योंकि वो कितने ऑर्बिट पे घूम रहा, 4r पे। अपॉन में g की जगह क्या लिखेंगे, g बाई 16। ध्यान रखेंगे, अब ये 16 जाएगा ऊपर तो हम लिख देंगे 2 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 4 जा कितना होगा 64 r अपॉन जी। 64 का रूट बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 पाई अंडर रूट r बाई जी। और ये इतना क्या था, इनिशियल टाइम पीरियड था, यानी कि जो न्यू टाइम पीरियड होगा t डैश वो इनिशियल के कितना होगा 8 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हमें। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये कैप्लर्स ने भी बोला था कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के बाहर इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और सन किसी एक फोकाई पे होता है। तो आपसे बोला गया है कि जो उनकी जो स्पीड है सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट, क्या ऐसा सही है, या मैक्सिमम व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन, या दूसरा लिखा मैक्सिमम व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और कैन नॉट से। तो ध्यान रखेंगे, जो कैप्लर्स का सेकंड लॉ था ऑर्बिट, वो एरियल वेलोसिटी से रिलेटेड, उसमें बोला गया है कि कोई भी प्लैनेट जो इक्वल एरिया स्वीप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि सपोज करो कोई प्लैनेट यहां पे था और वो टी टाइम में यहां पहुंच गया है, तो इस समय उसने जो एरिया स्वाइप किया वो इतना एरिया होगा, है ना, इतना एरिया। अगेन अगर हम इसी प्लैनेट की बात करेंगे, सपोज वो यहां से यहां पहुंच जाता है, तो ये वाला एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, यदि टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तो देखेंगे जब प्लैनेट दूर है तो उसकी वेलोसिटी थोड़ा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे वो नजदीक आएगा, चूंकि उसको अपना क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, तो यहां से वो बहुत तेजी से क्या करेगा, एरिया को स्वाइप करेगा। इसलिए जब वो नजदीक होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम, और जब वो फारदेस्ट फ्रॉम द सन होगा तो वेलोसिटी थोड़ी सी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं फिर आंसर करना है। दी ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द मून इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। जरा देखिए ध्यान से, बोला गया है कि जो मून है और जो सन है, इनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ और मून के।
देखो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुने, अर्थ और मून का जो डिस्टेंस वो क्या है, लगभग एवरेज डिस्टेंस दोनों की सन से क्या है, सेम, क्योंकि मून अर्थ के बाहर क्या कर रहा है, रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ सन के बाहर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इसलिए मून और अर्थ की जो सन से डिस्टेंस ली जाती है लगभग क्या ली जाती है, बराबर ली जाती है। तो कुल मिला के जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है m1 और m2 के। चूंकि सन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ, इसलिए जो फोर्स ऑन मून ड्यू टू सन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, फोर्स ऑन मून ड्यू टू सन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ होगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा, अ हैवी बॉडी फॉल्स एट अ फास्टर रेट देन अ लाइट बॉडी इन वैक्यूम। बोला गया एक हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी का मतलब है जिसका मास क्या है, ज्यादा है, वो फास्टर रेट से क्या करेगी, फॉल करेगी वैक्यूम में। लेकिन ध्यान रखेंगे वैक्यूम में जो फॉल डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, जी पे, और जी का फॉर्मूला क्या होगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका है, प्लैनेट का मास है, और ये किसका है, प्लैनेट का रेडियस है। मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा फॉल्स का, इसलिए दोनों का जो रेट होगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी का ना तो ज्यादा होगा, किसी का ना तो कम होगा। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला आपका क्या है, करेक्ट है। इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, the mass of planet is doubled and its radius is half as compared to that of the earth, the acceleration due to gravity। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g इक्वल टू होता है gm अपॉन आर स्क्वायर। ये अर्थ के लिए है, सपोज अर्थ का मास आपने m रख दिया, अर्थ का रेडियस r रख दिया, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो उस समय जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा स्मॉल g। अब का जो किसी प्लैनेट का जो मास है वो क्या है, डबल्ड है, तो जो g डैश होगा, हमने लिखा g डैश, वो लिखेंगे g, 2 की m की जगह क्या लिखेंगे 2m। क्लियर। और r क्या होगा, हाफ हो गया, तो r बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो अगेन आप देखेंगे तो क्या होगा, 2gm अपॉन आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 8gm अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि जो उस प्लैनेट का जी है, उस प्लैनेट का जो जी है वो अर्थ के जी के 8 टाइम्स हो जाएगा। अब जी लगभग अर्थ पे कितना होता है 9.8, अप्रोक्स आप ले लीजिए 10, तो 10 8 कितना होगा 80। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं, 40 है, 20 है, 10 है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था बस। अगेन है फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट और स्पेसशिप इज ड्यू टू। अब सुनिए ध्यान से, यदि कोई सैटेलाइट या आपका स्पेसशिप है, वहां पे जो वेटलेसनेस का मतलब हुआ उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपना फील क्या करेगा, 0। अब सुनिए ध्यान से, वेटलेसनेस का मतलब वहां पे जो कांटेक्ट फोर्स है, ध्यान रखेंगे वहां पे कांटेक्ट फोर्स है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक कैसी फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। जब बॉडी किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगी तभी आपको अपना वेट क्या करेगा, फील महसूस होगा। जैसे सपोज करो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे अपना वेट महसूस हो रहा, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे फर्श है, जिससे मुझे क्या मिल रहा, कांटेक्ट रिएक्शन मिल रहा है नॉर्मल के रूप में। तो स्पेसशिप में क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पे फील होता है वेटलेसनेस, और वो कंडीशन हो जाती है फ्री फॉल की। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या रहेगा, करेक्ट होगा। कई बच्चे बोल सकते हैं सर अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ये गलत हो जाएगा बच्चे, वहां पे ग्रेविटी की अब्सेंस नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या कर रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वहां पे ग्रेविटी तो है, कंडीशन वहां पे क्या है, फ्री फॉल ऑफ स्पेसशिप है, इसलिए उसको अपना वेट महसूस नहीं होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाय 1%, अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया अर्थ का रेडियस 1% से श्रिंक हो गया, व्हेन मास रिमेन दी सेम, और मास आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब आप सुने ध्यान से, अगेन हमने बोला जो जी का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब आपको चेंज इन जी दे रखा है ना, रेडियस में दे रखा, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन जी, इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट। अगर आपने यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा एरर वाला, तो उसमें बात कर रखी कि यदि आपका एरर लेस देन 10% है तो हम उसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई, पावर कहाँ आएगी, आगे लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100,
क्योंकि मास और जी हर समय क्या है, कांस्टेंट, तो केवल जी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। ये हम जानते हैं जब ये श्रिंक करेगा तो जी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि 2, और ये दे रखा परसेंटेज चेंज इन आर, वो कितना दे रखा 1%, इंटू में क्या करेंगे 1 इक्वल टू क्या आएगा 2%। क्लियर। अब ये श्रिंक करेगा तो जी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि जो जी में जो परिवर्तन होगा वो 2% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगर सर यहाँ पे एम में भी चेंज होता, सपोज ऐसा लिखा होता कि एम में भी 1% का चेंज हुआ है और आर में भी 1% का चेंज हुआ, तब आपका ऐसा बनता, देखो ध्यान से, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ध्यान रखेंगे यदि मास में भी चेंज होता, सपोज जितने परसेंट का चेंज होता वो वैल्यू आप यहां रखते, ये आपको दे रखा, दोनों को क्या कर देते, ऐड कर देते। तो यहां पे इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, 2% से, ध्यान रखेंगे, इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखा, द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आपको सीजीएस में दे रखा है the value at a height of 64 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। बोला गया इस हाइट पे जी कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं यदि हाइट आपके 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से कम या बराबर है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे उस हाइट के लिए, जी इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर। ध्यान रखेंगे ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अब जी 64 की बात करेंगे तो जी 64 इक्वल टू क्या होगा, जी, ये जी कौन सा, सरफेस वाला, 1 माइनस 2, हाइट कितनी दे रखी है 64, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो लिखेंगे जी 1 माइनस, देखो ये कितनी बार कटेगा 1, ये कितना आ जाएगा 1/50, यानी कि हम लिख सकते हैं, देखो जी ये आ जाएगा 49 अपॉन में क्या आएगा 50, इतना टाइम्स वहां पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.98 जी आपका आंसर आएगा। अब 0.98 ध्यान रखेंगे, 0.98 जी कितना दे रखा आपको, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको आंसर मिलेगा 960.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना जी आपको लगेगा। दूसरा तरीका क्या है सर एलिमिनेट करने का, दो ऑप्शन आप देख के एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अर्थ सरफेस से चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आओ, जी का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो जब सरफेस पे 980 है तो इससे कम ही होगा, तो देखो 984 ये नहीं होगा, 982 ये नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बाकी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक, यदि आप सपोज करो तुक्का भी लगाना चाहते हैं तो ए और डी में से ही लगाएंगे। क्लियर। दूसरा, वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर ऑफ सरफेस पे कितना है, W है, एट अ डेप्थ हाफ वे टू दी सेंटर ऑफ अर्थ। अब सुनिए, हाइट पे जाने के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया था, अब टूवर्ड्स अगर आप सेंटर आ रहे हैं तो जी जो वेरी करेगा जी डैश वो कितना होगा, जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ध्यान रखेंगे ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला होगा जब आप डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। अब आप हाफ पे आ गए, यहां पे है तो यहां पे डेप्थ कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, हाफ का मतलब रेडियस का हाफ, तो वहां पे जो जी डैश होगा वो कितना होगा, जी 1 माइनस डी की जगह कितना लिखेंगे r/2 इंटू में ये r है तो r से r कट जाएगा, यानी कि जब आप हाफ पे जाएंगे तो वहां पे जी लगेगा हाफ। ध्यान रखेंगे कितना जी लगेगा, सरफेस का हाफ लगेगा। अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला था mg जब वो सरफेस पे था, अब जो नया W होगा वो कितना होगा mg/2, यानी कि सरफेस का क्या हो जाएगा, आधा वेट उसको वहां पे फील होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू दी। अब हमने बोला जब भी कोई फ्री फॉल बॉडी करेगी तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो ड्यू टू क्या लगेगा, ग्रेविटी। अब हम जानते हैं ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तब हम न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन से, S इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है, जी। अगर वो रेस्ट से है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो यानी कि जो S इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। अब g कांस्टेंट है तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो S प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, t स्क्वायर आएगा, यानी कि टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देख लीजिए टोटल टाइम इन फॉलिंग, मास ऑफ बॉडी, स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम इन फॉलिंग, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ अर्थ इज सपोज टू बी स्फेयर ऑफ रेडियस r, माना गया अर्थ को क्या माना गया, एक स्फेयर के फॉर्म में माना गया जिसका रेडियस क्या है r है,
और आपसे बोला एंड G30 इज वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट 30 डिग्री लैटिट्यूड, देन वैल्यू ऑफ G माइनस G30। अब हम जानते हैं G के वैल्यू में जो परिवर्तन होता है, और बेसिकली 4 प्रकार से होता है। यदि आप हाइट जा रहे हैं, है ना, सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या आप सरफेस से डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। दूसरी, आपका जो शेप है अर्थ का क्या है सर, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, थोड़ा सा एलिप्टिकल है, तो इक्वेटर पे अलग जी होता है, पोल पे अलग जी। दूसरा होता है रोटेशन की वजह से भी जी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ध्यान रखेंगे। अब ड्यू टू रोटेशन की वजह से जो जी में लिखा जाता है वो होता है जी डैश, अगर हम लिखेंगे जी माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ध्यान रखेंगे ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जी में परिवर्तन है। क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे, ये जी नहीं आएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। यहाँ पे लेमडा है लैटिट्यूड एंगल, लैटिट्यूड का मतलब है आप इक्वेटर से सपोज यहाँ पे हैं, तो इक्वेटर से उसने कितना एंगल बनाया इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। अगर आप G30 निकालना चाहते हैं ड्यू टू रोटेशन, तो क्या लिखेंगे, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये आपका G30 की वजह से है। तो अगर आपको G माइनस G30 निकालना है तो आप G माइनस G30 क्या करेंगे, G माइनस G30 की वैल्यू कितनी, G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा स्क्वायर 3/4, तो क्या लिखेंगे, G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। तो देखो माइनस जी से जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगेन फिर से सुने, रोटेशन की वजह से जो जी का फॉर्मूला है वो है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ये लैम्डा क्या है, लैटिट्यूड एंगल है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसा पॉइंट आपके क्या होते हैं, पोल होते हैं, क्योंकि पोल पे लैटिट्यूड एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री और कॉस 90 कितना हो जाता है 0, इसलिए जहां जितना चीज सरफेस पे है उतना ही आपका क्या रहेगा, उसकी वजह से रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बॉडी वेटलेस एट इक्वेटर देन एट द पोल बिकॉज, बोला गया कि जो बॉडी है उसका वेट इक्वेटर पे कम होता है एज कंपेयर टू पोल। तो पहला, अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, बिल्कुल अर्थ के रोटेशन की वजह से जी के मान में क्या रहता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि लैटिट्यूड एंगल इक्वेटर पे क्या होता है 0 डिग्री, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका वो वाला टर्म देखो ध्यान से लिखा था ना, जी रोटेशन की वजह से क्या होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब लैटिट्यूड एंगल ये 0 है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो रोटेशन की वजह से है। दूसरा, द आइस कैप एट द पोल इन इंक्रीजिंग ग्रेविटेशन पुल, हाँ जब आप पोल पे जाएंगे तो आपका वेट क्या होगा, मास बढ़ जाएगा, तो वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। दूसरा लिखा, इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन द पोलर डायमीटर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जी का जो फॉर्मूला अगेन क्या होता है, जी बराबर क्या होगा, GM अपॉन आर स्क्वायर। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वेट भी कम हो जाएगा। चौथा लिखा, ऑफ सम अननोन फैक्ट्स, ये वाला नहीं है, ये सारे फैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अननोन फैक्ट है, इसलिए आपका जो इनकरेक्ट हो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है, टू सैटेलाइट हैविंग मासेस m and 10m ऑर्बिटिंग इन पार्किंग ऑर्बिट, द रेशियो ऑफ दियर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी। अब हमने बोला जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर r बाई जी। जरा ध्यान से देखें आप, 2 पाई अंडर r बाई जी। देखो ध्यान से, r है रेडियस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, g क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। यहाँ पे कहीं पे भी मास का जिक्र नहीं है कि सैटेलाइट का मास ज्यादा होगा या कम होगा, उस बात पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड डिपेंड करेगा t प्रोपोर्शनल टू दी अंडर r और t प्रोपोर्शनल टू दी अंडर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर g। तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए टाइम पीरियड आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि उनका रेडियस सेम है और यदि उनका जी क्या है, सेम है, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मास चाहे m हो चाहे 10m हो, मास चाहे m हो चाहे 16m 20m व्हाटएवर कुछ भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस ऑफ विद वेलोसिटी v, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। जरा देखिए ध्यान से, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इसके बराबर, वो होता है √2gr। जरा ध्यान से सुने, वो क्या होता है, √2gr। सर ये आया कहाँ से, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अर्थ सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो होता है GM स्मॉल m अपॉन r।
ये बराबर क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के, तभी वो यहाँ से क्या करेगा, एस्केप कर पाएगा। तो m से m क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ से आप देखेंगे v स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2gm अपॉन r। तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2gm अपॉन r। ध्यान रखें ये कब किसके फॉर्म में, मास ऑफ प्लानेट, रेडियस ऑफ प्लानेट और कैपिटल G के फॉर्म में। अगर आप स्मॉल g के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप ऊपर क्या कर सकते हैं, r से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली टर्म क्या बन, अगर आप इसको यहाँ r लिखते हैं और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, r लिखते हैं, तो इतनी टर्म क्या बन जाती है, स्मॉल g बन जाती है। ठीक, ये वो आपका एस्केप वेलोसिटी। अब अगर कोई प्लैनेट, कोई भी आपका जो नियर अर्थ पे घूम रहा है, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होनी चाहिए सर, वो होनी चाहिए आपका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, उसके चारों तरफ घूम सकता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी स्मॉल m अपॉन में क्या होगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m v नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, r। तो एक r से एक r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो आ जाएगा अंडर रूट gm अपॉन r। अब जरा देखिए कंपेयर करेंगे आप, ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है अंडर रूट 2gm अपॉन r, और ये आपका क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ve बराबर अंडर रूट 2gm अपॉन r। तो आप देखेंगे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो स्कोप वेलोसिटी का रूट 2 टाइम्स है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट लिखा है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी हमने अभी लिखा था ve बराबर कितना होता है, अंडर रूट 2gr, एक फॉर्मूला ही होता है। दूसरा क्या होता है, ve बराबर अंडर रूट 2gm अपॉन r। क्लियर। अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है, जिस प्लैनेट से हम एस्केप कराना चाहते हैं, है ना, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देखिए इसके वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर, डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, नहीं जी ये मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करते, डिपेंड ऑन साइज ऑफ बॉडी, इसका जिक्र फॉर्मूले में नहीं है। इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास ऑफ बॉडी, ये बिल्कुल सही है, ये डिपेंड नहीं करेगा कि मास ऑफ बॉडी कितना है। अगर आपने इतनी वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करा दी तो डेफिनेटली वो उस प्लैनेट को क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, टू सैटेलाइट आर मूविंग इन ऑर्बिट r1 जो क्या है ग्रेटर देन r2 है, देन द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद देम इज। अब सुने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिखा था, क्या लिखा था, v नॉट बराबर क्या होता है, अंडर रूट gm अपॉन r, यही लिखा था ना। अब ये r क्या है, जिस रेडियस में वो घूम रहा है, तो अगर मास दोनों का क्या है, सेम है, अगर मास दोनों का क्या है, सेम है, तो ध्यान रखें ये मास किसका, प्लैनेट का मास है, तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यानी कि जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट r के, तो जिसका r ज्यादा होगा उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, कम। तो r1 क्या है, ज्यादा है, तो v1 क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बच्चा ये थे आज के 15 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। यदि किसी बच्चे को कुछ परेशानी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है।